जैसा हमने भाग 2 में 16वां अध्याय तक हमने देख लिया था, क्या द्वितीय विश्व युद्ध तक का जितने प्रश्न बीएसएससी बीपीएससी में पूछे गए थे उनको हमने देख लिया। बिहार क्वेश्चन क्लियर बाय खान सर। ठीक है, उसके बाद जो इसमें का ये लगभग लगभग यहाँ पे कम से कम 10 चैप्टर रह चुका है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति से लेकर विविध तक। ठीक है, आज हम इस वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे, तीसरे वीडियो में। ठीक है, ये तीसरा वीडियो है और चौथे वीडियो में हम प्राचीन भारत से चालू कर देंगे। ठीक है, हम प्राचीन भारत से यहाँ पे चालू कर देंगे। चलिए, भाग 4 से हम इतिहास के स्रोत से देखेंगे आगे। ठीक है, चलिए, हमने 16वां अध्याय तक देख लिया था, अब हम 17वां अध्याय से देखते हैं। पहला प्रश्न है कि 17वीं 18वीं शताब्दी के फ्रांस में सामाजिक संरचना विभक्त थी। तो 3 स्टेट में, मतलब यहाँ पूछा गया है कि फ्रांस की सामाजिक संरचना यानी समाज का स्ट्रक्चर कितने विभक्त यानी कितने भागों में विभाजित था। तो आप कहेंगे 3 स्टेट में। कितने में? 3 स्टेट में उसको 3 भागों में क्या किया था? विभाजित किया गया था। ठीक है, पहला क्या था? पादरी, दूसरा क्या था? कुलीन, और तीसरा क्या था? आम जनता। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग व्यवस्था के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है। ठीक है, इसमें बोला है कि फ्रांसीसी समाज के वर्ग में कौन सी व्यवस्था के संबंध में युग्म जो है नीचे वो सुमेलित है। ठीक है, तो सारे, जैसे कि टाइद, चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर। ठीक है, आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछ देगा कि चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर को क्या कहते हैं? टाइद। ठीक है, टाइल क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को अदा किए जाने वाला कर को टाइल कहते हैं। ठीक है, लिब्रे, लिब्रे क्या है? फ्रांस की मुद्रा। ठीक है, तीनों को याद रखिए, यानी इसी दूसरे प्रश्न में 4 प्रश्न निकल के आता है। ठीक है, क्या निकल के आता है? 4 प्रश्न। कौन से? पहला इस प्रकार से पूछ देगा कि फ्रांसीसी समाज के वर्ग व्यवस्था से संबंध, ठीक है, कौन से युग्म सुमेलित है? तो फ्रांस समाज से ये तीनों है, टाइद, टाइल और लिब्रे। इस प्रकार से पूछ देगा कि टाइद क्या है? चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। टाइल क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को अदा किए जाने वाला कर। और लिब्रे क्या है? फ्रांस की मुद्रा को लिब्रे यहाँ कहते हैं। ठीक, तीसरे प्रश्न की तरफ चलिए। फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार एक सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु शीघ्र ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। क्यों? उन्हें क्यों त्यागपत्र देना पड़ा? क्योंकि रेड क्लिफ सोशलिस्ट नेता सेतोपप के षड्यंत्रों के कारण, ठीक है, फ्रांस में हुए युद्धों के कारण और देश में बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें जल्द ही इस्तीफा देना पड़ा। और वो कब प्रधानमंत्री बने थे? वो प्रधानमंत्री 1932 में बने थे। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि फ्रांस के शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? यानी फ्रांस के जो शासक थे लुई 16वां, वह किस राजवंश से थे? तो वह बुब्रो राजवंश से थे। ठीक है, कौन से राजवंश से? बुब्रो राजवंश से थे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? तो आप कहेंगे पादरी। ठीक है, पादरी कौन थे? जो फर्स्ट स्टेट का हिस्सा थे। ठीक है, और जो मजदूर, व्यापारी और कृषक, वो क्या? वो तीसरे भाग के हिस्सा थे। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया। ठीक, पादरी प्रथम स्टेट के हिस्सा थे। ठीक है, तीसरे वर्ग में कौन कौन से लोग आते थे? कृषक, मजदूर, वकील, व्यापारी आदि। ठीक है, और 2 वर्ग में, पहले में पादरी और दूसरे में कुलीन, और तीसरे में कौन आते थे? कृषक, मजदूर, वकील, व्यापारी यानी आम आदमी लोग आते थे। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता 1804 में क्या विषय है? नेपोलियन संहिता कब आया? 1804 में। इसका क्या विषय था? इसका विषय था कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेषाधिकार का सफाया करना। ठीक है, ये जितने भी हैं ये तीनों इस नेपोलियन संहिता 1804 का विषय है। क्या विषय है? कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार और जन्म से विशेषाधिकारों का सफाया करना। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो आप कहेंगे लुइस 16वें। कौन थे? लुइस 16वें। चलिए,
टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? क्या प्रश्न है कि टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो यह फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। क्या? टेनिस कोर्ट की शपथ। ठीक है, और ये शपथ कब ली गई थी? 20 जून, ठीक है, 1789 को। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा लगाया गया था किस क्रांति में? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा लगाया गया था। तो फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लगाया गया था। ठीक है, अगला है टाइद क्या था? जैसे मैंने बताया ऊपर, टाइद, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। टाइद क्या था? टाइद था एक प्रकार का धार्मिक कर। ठीक है, किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। तो आप कहेंगे कार्सिका। क्या कहेंगे? कार्सिका द्वीप। किस घटना ने राष्ट्रवाद का अवधारणा को जन्म दिया? किस घटना ने राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किसने दिया? तो आप कहेंगे फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ। ठीक है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे। कौन थे? फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे कौन? रूसो, ठीक है, मोंटेस्क्यू और वोल्टेयर। ठीक है, ये सब भी फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित थे। ठीक है, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? किसके शासनकाल को फ्रांस में आतंक का राज्य कहते हैं? तो आप कहेंगे रॉबेस्पियर। ठीक है, लुई सोल्वे को कब फांसी दी गई थी? लुई सोल्वे को कब फांसी दी गई थी? तो 1793 में लुई सोल्वे को फांसी दी गई थी। ठीक है, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की जो राज्य क्रांति है वो कब हुई थी? 1789 में। ठीक है, उसी प्रकार से पूछा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति। और रूसी क्रांति कब हुई? 1917 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। ठीक है, महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? तो आप कहेंगे ओलंप दे गुज। ठीक है, किस महिला ने तैयार किया? कौन सा घोषणा पत्र? महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, ओलंप दे गुज। ओलंप दे गुज। ठीक है, 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? जो 1789 में फ्रेंच की क्रांति हुई तो महान योद्धा कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांसीसी उपनिवेश में से, ठीक है, दास प्रथा का अंत कब किया गया? फ्रांसीसी उपनिवेश में से दास प्रथा का अंत कब किया गया? तो दास प्रथा का अंत 1848 में किया गया। ठीक है, फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल के गठन की घोषणा की? यहाँ पूछा गया है कि फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल के गठन की घोषणा की? तो नेता का नाम आपको बताना है। तो मिराबदो एवं आबेसिए। ठीक है, आबेसिए, इसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें लिखा है मिराबदो और आबेसिए। इस बात को भी नोट कर लीजिए कि फ्रांस की नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ? 1789। किसने? ठीक है, के बाद मिराबदो और ओबेसिए ने किया। ठीक है, अगला प्रश्न है कुलीन लड़ते हैं, पुरोहित पूजा करते हैं और लोग भुगतान करते हैं, यह प्रसिद्ध कहावत थी किसकी? इसमें पूछा गया है कि जो कहावत है कुलीन लड़ते हैं,
पुरोहित पूजा करते हैं और लोग भुगतान करते हैं। यह एक प्रसिद्ध कहावत थी किसकी? तो आप कहेंगे मध्ययुगीन फ्रांस की। ठीक है, मध्ययुगीन फ्रांस की। 22वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सभा का एक मुख्य योगदान था। राष्ट्रीय सभा का मुख्य योगदान क्या था? राजतंत्र का अंत होना। ठीक है, अगला है 23वां प्रश्न, क्रांति के बाद फ्रांस में आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण कृषि प्रगति का कारण क्या था? कि यहाँ पे पूछा है क्रांति के बाद फ्रांस में आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण कृषि प्रगति के कारण था। तो इसका उत्तर हो जाएगा फसलों का। चलिए यहाँ पे कुछ ब्लर्स आ गया है। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि फसलों का वैश्वीकरण। ठीक है, चलिए, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे 1871 में। ठीक है, यहाँ कुछ ब्लर आ गया है। 1871 में फ्रांस की राज्य क्रांति का कौन सा एक नारा नहीं था? ठीक है, जो फ्रांस की राज्य क्रांति हुई तो उसमें कौन सा निम्नलिखित में से नारा नहीं था? ठीक है, तो स्वतंत्रता था, समानता था और बंधुत्व था। ठीक है, पर न्याय उसमें ये नारा नहीं था। ठीक है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा। चलिए 26वां प्रश्न देखते हैं, नेपोलियन किस देश का वासी था? तो वो फ्रांस देश के वासी थे। मानव नागरिक के अधिकार, मानव और नागरिक के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? निम्नलिखित में से मानव और नागरिक के अधिकार घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? ठीक है, तो इसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को अपनाया गया। ठीक है, मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? तो इसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को अपनाया गया, ये गलत है इसमें। ठीक है, चलिए 18वां अध्याय है हमारा, जर्मनी में नाजीवाद। जर्मनी में नाजीवाद, देखते हैं इससे क्या प्रश्न पूछा गया है। जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन कब किया गया? जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन कब किया गया? 1922 में। ठीक है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ? तो आप कहेंगे ऑस्ट्रिया में। ठीक है, निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? ठीक है, तो आप बताएंगे एडोल्फ हिटलर। हिटलर की आत्मकथा, जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं का रेखांकित किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो वो है मीन कामफ। क्या है? मीन कामफ। ठीक है, तो उनका शीर्षक क्या है? मीन कामफ। किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई? किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई? तो वो देश था जर्मनी। ठीक है, अगला 19वां अध्याय है, इटली का राष्ट्रीय एकीकरण। इटली का राष्ट्रीय एकीकरण। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे कि मैजिनी ने। ठीक है, चलिए 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? तो वह मयूसेप मैजनी द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? मैजनी द्वारा। किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था का स्थापना किया? तो आप कहेंगे मैजिनी ने। ठीक है, किसने? मैजिनी ने। इटली एकीकरण का जनक के रूप में किसको जाना जाता है? इटली के एकीकरण के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? ठीक है, इसको मैं इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, यहाँ ये ब्लर हो गया है। ठीक है, संयुक्त इटली का राजा 1861 में किसे घोषित किया गया था? संयुक्त इटली। ठीक है, संयुक्त इटली का राजा 1861 में किसे घोषित किया गया था? तो विक्टर एमेनुअल द्वितीय को। ठीक है, मार्को पोलो किस देश का वासी था? मार्को पोलो किस देश का वासी था? इटली। ठीक है, अगला है मेसोपोटामिया की सभ्यता।
और मेसोपोटामिया की सभ्यता से क्या प्रश्न आया है। और जो हमारा प्रश्न यहाँ पे ब्लर था कि इटली के एकीकरण के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है मेसोपोटामिया, ठीक है। किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी निनय में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था। तो किसने, अशुरबनीपास ने, ठीक है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, मेसोपोटामिया शब्द का अभिप्राय किससे है, तो आप कहेंगे दजलत फरात नदियों के बीच में उपजाऊ धरती से, ठीक है। वहाँ दो नदियाँ थी, दजला और फरात, ठीक है, जिसे इंग्लिश में टिग्रिस कहा जाता है, यूफ्रेट एंड टिग्रिस। 21वां अध्याय है, उसका पहला प्रश्न है 1815 में वियन संधि के दौरान कौन सा देश शामिल नहीं था। वियन संधि में कौन सा देश शामिल नहीं था, तो पोलैंड देश शामिल नहीं था उसमें, ठीक है। 22वां अध्याय है, 1904 में हुए हार्दिक समझौता में कौन सा देश शामिल था। हार्दिक समझौता में कौन सा देश शामिल था, तो आप कहेंगे इटली शामिल था, फ्रांस भी शामिल था और इंग्लैंड भी इसमें शामिल था, ठीक है। चल, निम्न में से कौन देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि, कौन सी संधि, त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था, तो इटली इसका सदस्य नहीं था। स्पेन का गृह युद्ध, देखते हैं कि स्पेन का गृह युद्ध से क्या प्रश्न पूछा गया था। 2022 और 2024 दोनों में पूछा गया है कि इस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है, तो वह घटना है स्पेन का गृह युद्ध, ठीक। 24वां अध्याय क्या है कि दो विश्व युद्धों के मध्य की दुनिया। राष्ट्रीय संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए, ठीक है। तो कौन सा पैक्ट था, कैलोग ब्रिएंड पैक्ट, ठीक है। कौन सा पैक्ट, कैलोग ब्रिएंड पैक्ट। फिलिस्तीन किनके विरोध में लड़े हैं, ठीक है। यहाँ पूछा है 2021 में प्रश्न पूछा गया था कि फिलिस्तीन किनके विरोध में लड़े हैं, तो आप बताएंगे यहूदियों, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 25वां अध्याय है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। किसने फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की संसद तथा यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया और काली कुर्ती वाले एक दल की गठन किया, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑसवाल्ड मोजले, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑसवाल्ड मोजले। इंग्लैंड में किस वर्ष में, ठीक है, इंग्लैंड में किस वर्ष में गैलेरियस रेवोल्यूशन, ठीक है, जिसे कहा जाता है गौरवशाली क्रांति हुई। कब हुई गौरवशाली क्रांति, ठीक है। तो आप बताएंगे 1688 में, 1688 में। सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब हुआ, 1756 से 1763, यानी कितने साल चला, ये 7 साल चला, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, सप्तवर्षीय युद्ध। कब से कब तक, 1756 से 1763 तक यह युद्ध चला। के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा देश, ठीक है, फौजों की हार हुई। किस देश की फौजों की हार हुई, तो फ्रांसिस की, ठीक है। 100 ईयर्स वॉर, जिसे 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की, ठीक है, जिसे 100 ईयर वॉर कहा जाता है, जो कब से कब हुई थी, जो हुई थी 1337 से 1493 तक चलाई है, ठीक है, 100 ईयर वॉर। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध का अंत कब हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध का अंत कब हुआ, ठीक है। कब से कब चला था सप्तवर्षीय युद्ध, ये चला था 1756 से 1763, ठीक है। तो अंत कब होगा इसका, 1763 में। चलो, अगला प्रश्न है
विविध से। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की? तो आप बताएंगे हो ची मिन्ह ने की। ठीक। वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में, ठीक है, एन बाई विद्रोह का महत्व था। क्या महत्व था? इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवार से व्यवस्थित रूप से निकाला गया? इसमें यह पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवार से व्यवस्थित रूप से निकाला गया? तो आप बताएंगे वह कौन सी नीति थी? वह नीति थी आत्मसात नीति। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एसिमिलेशन पॉलिसी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यूरोप में 1848 की क्रांति, ठीक है, यूरोप में 1848 की क्रांति मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थी। मतलब कि यूरोप में 1848 की क्रांति में कौन सी मांग ज़्यादा प्रेरित थी? तो वो मांग कौन सी थी? राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र के लिए। ठीक है, ये मांगे प्रेरित थी। अठारहवीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो फ्रांस ने। ठीक है। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। तो लास्की और बारकर। ठीक है, लास्की और बारकर। अपनी आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए यूरोप के किस देश में अत्युत्तम पृथ्वीकरण की नीति को अपनाया गया? तो वो कौन सा देश था? इंग्लैंड। कौन सा देश? इंग्लैंड। जापान में 1941 में किसने आक्रामक सरकार को नेतृत्व दिया और सत्ता प्राप्त की? ये पूछा है कि जापान में 1941 में किसने आक्रामक सरकार को नेतृत्व दिया और सत्ता को प्राप्त किया? तो आप कहेंगे जनरल हिदेकी। ठीक है, जनरल हिदेकी। हिंदकी। यहाँ पे कुछ ब्लर्स आ गया है। ठीक है, जनरल हिंदकी। ठीक है, टोजो जापान के प्रधानमंत्री बने। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो कौन से ब्लॉक अस्तित्व में आए? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन से दो ब्लॉक अस्तित्व में आए? तो आप कहेंगे अमेरिका के अंतर्गत प्रजातांत्रिक नेतृत्व और रूस के अंतर्गत साम्यवादी ब्लॉक। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने राज्य को पृथ्वी का ईश्वर अवतार कहा है? किसने राज्य को पृथ्वी पर, ठीक है, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? तो आप बताएंगे किसको? तो हीगल को। ठीक है, किसको? हीगल को। किसने कहा है? हीगल ने कहा है। ठीक है, यहाँ पे नीचे बताया गया है कि हीगल ने राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना है। ठीक है, चलिए। यूरोप में सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण क्या था? यूरोप में सामंतवाद का पतन यानी डिक्लाइन हो जाना का प्रमुख कारण क्या था? चर्च एवं सामंतों के मध्य अंतर विरोध। चर्च एवं सामंतों के मध्य अंतर विरोध इसका मुख्य कारण था। ठीक है। टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा है, क्या कहा है? निर्धन से निर्धन के समान हो। ठीक है, निर्धन से निर्धन के समान हो। 13 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन